आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि भारत का मानसून या भारत की जलवायु तथा भारत की जलवायु के कौन कौन से विभाग हैं और किस प्रकार से तय होता है। भारत की जो स्थिति है उस स्थिति को आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसे हम टी कैन कहते हैं या हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत से यहाँ पर पास आउट होती है। अब कर्क और मकर रेखा वाला जो रीजन है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है वो हाईएस्ट इंसोलेशन रिसीव करता है। यानी सन की जो इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसका सबसे ज़्यादा जो भाग है वो ये रीजन प्राप्त करता है। इसी कारण इस भाग को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, या हम इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारे ट्रॉपिक्स है। अब ये जो ट्रॉपिक रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताप रहता है। तो भारत के ये भाग, यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अंतर्गत आते हैं, ये पूरे के पूरे जो भाग है वो किस में शामिल किए जाते हैं। हम बात करें तो वो ट्रॉपिक्स के अंतर्गत, यानी ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट रीजन है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। रेस्ट जो हिस्सा है, यानी इसके बाद जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है जो ऊपर की तरफ है, इस रेखा के ऊपर की तरफ, ये जो भाग होता है, ये पूरा का पूरा भाग जो होता है, इसको हम टेम्परेट या उपोष्ण कटिबंधीय भागों के अंतर्गत शामिल करते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय भागों में इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से भारत की अगर जलवायु की बात करें तो भारत की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स है, जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर मानसूनी हवाएं भी चलती हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा यहाँ पर विविधताएं मिलती हैं। इस कारण यहाँ पर जलवायु की एक स्पष्ट रूपरेखा नज़र नहीं आती है। फिर भी इसे भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु यानी हॉट मानसूनी क्लाइमेट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार से, तो हम दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये जो पोर्शन है ये आपके साउथ हेमिस्फीयर का है। जीरो से इस तरफ का जो भाग है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का है। अब भारत का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर आ रहा है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ITCZ, जिसे इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहा जाता है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये बेसिकली क्या होता है, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में इसे समझ चुके हैं। यहाँ पर शॉर्ट में समझ रहे हैं कि ये बेसिकली एक लो प्रेशर बेल्ट है, और जहां पर भी इस प्रकार का लो प्रेशर बेल्ट, यानी ITCZ कोई जरूरी नहीं है कि इस 0 डिग्री पर भी बनेगा। ITCZ कहीं पर बन सकता है। जहां कहीं पर भी ITCZ यानी इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्रिएट होगा, वहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। और जहां कहीं पर भी आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर से वहाँ लो प्रेशर की तरफ हवाएं इस तरफ से और चलेगी, और वहाँ पर एक जलवायु या एक मौसम का निर्धारण करेगी। यहाँ पर मैंने कहा कि जलवायु, और यहाँ पर जिस प्रकार से आपने कहा कि मौसम, अब ये किस प्रकार से सिस्टम चलता है, जैसे कि अब मैं कहा कि यहाँ पर ITCZ था। अब ITCZ यहाँ पर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर था। हाईएस्ट टेम्परेचर से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ,
और लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठी, इसे हम संवहन धाराएं कहते हैं, या इसे हम कन्वेक्शन करंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये ऊपर की तरफ पहुंच गई और कहां पर पहुंची, ये यहां पर आता है आपका क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में जहां पर पहुंची तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, जब हवाएं काफी ऊपर पहुंचती है तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये हवाएं इस जगह पर मूव करती है और मूव करने के बाद यहाँ पर सबसाइड होती है, और जहाँ पर सबसाइड होती है यानी नीचे गिरती है तो वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। वापस ये धरातल पर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। जो हवाएं इस प्रकार से चलती है वो आपके ट्रेड विंड्स या वेस्टर्लीज जो विंड्स है उसको क्रिएट करती है। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें हमें क्यों जानना है, तो जब हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे तो इन फैक्टर्स को याद रखते हुए हम हमारे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से हवाएं ऊपर उठती है और किस प्रकार से हवाएं नीचे बैठती है। जहां पर हवाएं नीचे बैठती है वहां पर हाई प्रेशर होता है, और जहां से हवाएं ऊपर उठती है वहां पर लो प्रेशर होगा। हवाएं ऊपर जहां उठेगी वहां पर आपको टेम्परेचर अधिक देखने को मिलेगा, जहां पर हवाएं नीचे बैठेगी वहां पर आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यानी जितने भी आपके जो टेम्परेट रीजन है वहां पर आपको लो टेम्परेचर मिलेगा और हाई प्रेशर मिलेगा। जितने भी आपके जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र है वहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि मौसम क्या होता है। मौसम जो है वह एक क्षणिक अवस्था, यानी एक कुछ समय के साथ घटित होने वाली ऐसी अवस्था है। इसको हम कह सकते हैं कि एक अभी मौसम क्या है कि अभी 1 घंटे पहले अभी कुछ एकदम गर्म है, कुछ हो सकता है कि 1 घंटे बाद बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और एकदम ठंडा हो जाए, या फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाए। तो ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, यानी मौसम का अर्थ होता है जो जल्दी जल्दी चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जलवायु क्या है, तो जलवायु का अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहां पर पिछले 35 से लगाकर 50 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं, यानी उसे हम जलवायु कह सकते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल मानसूनी मानसूनी क्लाइमेट पाई जाती है। मानसून वर्ड जो अरबी वर्ड से बना है, और यानी अरबी जो वर्ड है उस अरबी वर्ड से बना है, और अरबी शब्द जो है वो है मौसम। मौसम से मॉनसून, ये मौसम है, मौसम मौसम से बना है और उसका अर्थ होता है मौसम, यानी ऐसी अवस्था जो बदलती रहती है। अर्थात मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो जहां कहीं पर भी ऋतुओं में इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे हम मानसून कहेंगे। तो उष्ण कटिबंध क्या होता है, ये हमने समझा कि उष्ण कटिबंध का अर्थ होता है वह बेल्ट जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी जो रीजन रहेगा उसे हम उष्ण कटिबंधीय या हॉट बेल्ट ऑफ टेम्परेचर के नाम से जानेंगे। अब भारत के अंतर्गत की इसकी विशेषताओं को देखें कि भारत में किस प्रकार की स्थिति है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं वो यहाँ से भारत के मध्य से निकलती है, जिसमें गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे जो राज्य हैं इस कर्क रेखा पर स्थित है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है ट्रॉपिकल बेल्ट, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। इसके बाद जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी नॉर्थ, शीतोष्ण का अर्थ होता है टेम्परेट, और यहाँ पर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय शीत और उष्ण यानी न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी। तो ये मकर रेखा से ये कहलाता है 66.5 डिग्री
जो दक्षिणी अक्षांश है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, और ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपके टेम्परेट रीजन के नाम से जाना जाता है, और ऊपर वाला जो रीजन रहता है जिसे उस शीत कटिबंध या कोल्ड रिग्ड या कोल्ड रीजन के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, दक्षिण ध्रुव तो 66.5 से लास्ट जो रहता है 90 डिग्री का बेल्ट जो रहता है वो इस प्रकार से। अब बात करता है कि भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी भारत जो है उस भारत में जो जलवायु है, जलवायु यानी वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये किसी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई यानी मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है। नॉर्मल या नेगेटिव लेफ्ट रेट जो है वह, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर घटने की जो दर होती है वह होती है लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। या फिर हम हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, यानी मीन सी लेवल से अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गए तो वहां पर आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा। 2 किलोमीटर पर चले जाओगे तो वहां पर सरफेस से आपको 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं वहां पर टेम्परेचर डाउन होता है। यही कारण है कि हिमालय का जो ऊपरी भाग है वहां पर आपको बर्फ देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए, यानी अगर हम बात करें कि ग्रीष्म काल के अंतर्गत मसूरी और देहरादून और अंबाला तीनों ही एक लाइन पर है, लेकिन अगर हम बात करें कि वहां पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का वेरिएशन तीनों जगह पर मिलता है। टेम्परेचर का वेरिएशन तीनों जगह पर मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों ही जो है वह अपनी अलग अलग हाइट रखते हैं, और अलग अलग हाइट रखते हैं तो वहां पर आपको टेम्परेचर या वहां की क्लाइमेट जो है आपको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। फिर है समुद्र से दूरी, कि जो स्थान यानी समुद्र तट के पास जो है वहां पर तापांतर यानी टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है वो काफी लो रहता है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है वह ह्यूमिड रहती है, यानी वहाँ पर ह्यूमिडिटी या नमी अधिक रहती है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो तापांतर और शुष्कता यानी जो वेरिएंस है टेम्परेचर में और जो ड्राइनेस है वह इंक्रीज होती है। सी के पास आपको ड्राइनेस नहीं मिलेगी, आपको वहां पर ह्यूमिडिटी मिलेगी। जैसे जैसे सी से आप दूर जाएंगे तो वहां पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी। यही कारण है कि भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर आपको टेम्परेचर, अब वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वेस्टर्न कोस्ट और की जगह पर अगर देखें तो वहां पर ईयरली मीन जो रेनफॉल है वह 200 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर जैसलमेर तक पहुंचे तो वहां पर आपको टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलता है। यानी जो अगर हम रेनफॉल को देखें, रेनफॉल को हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो ये रीजन यहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर ईयरली रेनफॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ से इस दिशा की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेनफॉल जो है वो कम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रेनफॉल अधिक है और इधर वापस घटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रेन शेडो जोन देखने को मिलेगा। तो सी से आप जितने जितने दूर जाओगे वहां पर आपको टेम्परेचर के अंतर्गत वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इसका अर्थ होता है कि जो सी है उससे जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वहां पर आपको जलवायु अलग प्रकार की देखने को मिले। थर्ड है अक्षांशीय दूरी। अक्षांशीय दूरी यानी भूमध्य रेखा से आप कितना दूर है। अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वहां पर आपको टेम्परेचर का वेरिएशन हम देखेगा। भूमध्य रेखा कहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा यहाँ पर है। अब हाईएस्ट जो रेनफॉल जो टेम्परेचर मिलता है वो यहीं पर सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है, तो यहाँ पर आपको सन रेज जो है वो सीधी देखने को मिलेगी इस रीजन में। आप तिरछा जाओगे
और दूर जाओगे इससे इक्वेटर से, तो वहां पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। यही कारण है कि हम जैसे जैसे हिमालय की बात करें, तो हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, यानी हिमालय को अगर कहें कि ये वाला ढाल यहाँ का, ये वाला ढाल है, वहां पर आपको स्नो लाइन है वो काफी ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर तिब्बत की ओर जाएंगे और इसके उत्तरदारी यानी इसके तरफ के जो क्षेत्र हैं, हिमालय के पार हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर स्नो लाइन आपको बहुत नीचे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टेम्परेचर के वेरिएशन, यानी जैसे जैसे आप इस इक्वेटर से दूर जाओगे, वहां पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पर्वतों की स्थिति। अब पर्वतों की स्थिति किस प्रकार से अफेक्ट करती है, तो हमारा एक मानसून की शाखा है जिसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, जो वेस्टर्न घाट पर टकराकर अधिक बारिश करता है। लेकिन उसके यानी अगर वेस्टर्न घाट के संदर्भ में देखें, तो जो साउथ वेस्ट जो मानसून है, उसके जो बादल है वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से टकराएंगे, और हाईएस्ट जो रेनफॉल होगा वो आपको वेस्टर्न घाट के इस रीजन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यानी अगर आप देखें तो यहाँ से जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इस प्रकार से आता है। अब साउथ वन ईस्ट जो मानसून है जब आता है, तो ये जो पहाड़ियां हैं इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो इस वेस्टर्न घाट के जो विंडवर्ड रीजन है, यानी इन हवाओं के सामने वाला जो रीजन है, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल करेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत वाले जहां पर मैं रेड रेड कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेन शेडो जोन के अंतर्गत आते हैं। तो जो माउंटेन है, उस माउंटेन की जो स्थिति है वो प्रभावित करती है। यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ आपको कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि पुणे और मुंबई दोनों ही आपके सामने हैं। पुणे और मुंबई के बीच में यहाँ पर ये है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ये रीजन होता है, यहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मिल सकता है। यहाँ पर आप रेनफॉल देखेंगे तो आपको 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिल सकती है। कारण क्योंकि ये आपके रेन शेडो जोन के अंतर्गत आता है। हवाएं यहाँ से टकराती है और हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर कर लेती है। इसको पार करती है तब तक उसके अंदर नमी की मात्रा घट जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, इस कारण वहां पर बारिश नहीं हो पाती है। यही कारण है कि देखिएगा ये पुणे है, यहाँ पर लोनावला, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो लोनावला है ये विंडवर्ड रीजन के अंतर्गत आता है। जो सह्याद्री है, उस सह्याद्री के ये पश्चिमी भागों में है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश। तो पर्वतों की जो स्थिति होती है वह रेनफॉल को या क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। फिर पर्वतों की दिशा की बात करते हैं। तो पर्वतों की दिशा की बात करें तो पर्वतों की दिशा किस प्रकार की है, तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सबसे बड़ा जो पर्वत है, यहाँ पर हम दो पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है हमारा हिमालय और दूसरा जो है वह है अरावली। अब हिमालय की स्थिति, अब पर्वतों की दिशा की बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स जो है वो किस प्रकार से क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हिमालय, ये पूरा पूरा हिमालय है, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता कि जो साइबेरियन रीजन से जो कोल्ड विंड्स जो आती है, वह पूरे के पूरे भारत की जो जलवायु है उसको काफी ठंडा कर लेती। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि ये रीजन यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट ये नहीं होता, तो हो सकता था कि पूरे के पूरे भारत के अंदर अच्छी बारिश होती है, लेकिन हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है वो विंडवर्ड रीजन प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से अगर हम अरावली की बात करें कि अरावली जो है इस प्रकार के, अगर अरावली, ये स्थिति अरावली की, अब अरावली की ये स्थिति होने के कारण जो यहाँ से जो हवाएं जाती हैं वो सीधी इसके पैरेलल निकल जाती है और सीधी हिमालय के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर बारिश इस रीजन के अंतर्गत नहीं होती है। तो अगर ये हिमालय की स्थिति, अगर सपोज दैट हम इस प्रकार से कहें कि हिमालय इस प्रकार से होता, तो पूरा का पूरा भाग जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करता। तो पर्वतों की जो दिशा है उसके बैरियर जो होते हैं, वह माउंटेन्स जो होते हैं वह क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फिर है पवनों की दिशा। अब पवनों की दिशा की बात करते हैं तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि गर्मियों के समय मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण हॉट एंड ह्यूमिड रहता है।
गर्मियों के समय जो बारिश आएगी वो इस दिशा से आती है, यहाँ से समुद्रों के ऊपर से आती है, इसलिए काफी नमी हवा होती है। अब देखिएगा अभी महीना चल रहा है मई, अब मई है तो यहाँ से हमने कहा कि कर्क रेखा गुजरती है और अभी सूर्य की स्थिति पर, अब कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब होती है? कर्क रेखा पर होती है 21 जून। 21 जून को इस कर्क रेखा पर होगा। अभी एक महीना पड़ा है, इसका मतलब सूर्य जो है उसकी जो रे है वो कम से कम हम मान सकते हैं कि अभी सूर्य की जो रे है वो लगभग यहाँ पर पड़ रही, तो यहाँ पर तेज गर्मी होगी जब सूर्य यहाँ पर आएगा। अब सूर्य जहां जहां पर आएगा, जहां पर टेम्परेचर प्लस होगा तो वहां पर प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर। अब जैसे ही यहाँ पर जून के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर रिसीव करेगा तो वहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर जनरेट होगा, इट मींस इसे कहा जाता है ITCZ, और जहां कहीं पर भी ITCZ होगा तो वहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं क्या होगी? मूव होगी। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव होती हैं तो वो इस रीजन से यानी अरेबियन सी से जो ह्यूमिडिटी है उसको रिसीव करती है और यहाँ पर बारिश करती है। तो ये मानसून का सिस्टम रहता है। तो पवनों की जो दिशा, यानी अभी गर्मियों के समय ये सिस्टम है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन इसी स्थिति को अगर विपरीत तौर पर देखें कि जब अक्टूबर नवंबर रहेगा तो उस समय यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा और इस तरफ बन जाएगा लो प्रेशर। तो यहाँ से हवाएं इस तरफ चलेगी तो एकदम सूखी सूखी हवाएं चलेगी, बारिश नहीं होगी, तो सूखापन दिखेगा, बादल पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस प्रकार से हवाएं जाती है। तो एंटी साइक्लोनिक जो सिचुएशन है यहाँ पर बनती है, एंटी साइक्लोन बनती है जब हाई प्रेशर से यहाँ पर एंटी साइक्लोन यानी केंद्र से बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ पर जो हवाएं हैं वह आ रही है यानी केंद्र की तरफ आ रही है, यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होंगे। तो इस प्रकार से साइक्लोनिक जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट होती है। तो पवनों की जो दिशा होती है वह भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं उच्च स्तरीय वायु संचरण। उच्च स्तरीय वायु संचरण का अर्थ ये हुआ कि सौभ मंडल में कुछ विशेष प्रकार की पवनें चलती है। सौभ मंडल के अंतर्गत अपर लेयर एयर सर्कुलेशन चलता है। अपर लेयर एयर सर्कुलेशन का अर्थ होता है जिसको हम जेट स्ट्रीम कह सकते हैं या फिर इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। देखिएगा पहले एक स्लाइड आई थी उसी पर मैं ले जाता हूं, ये देखिएगा ये अपर एयर या उच्च स्तरीय वायुमंडलीय संचरण है। अब उच्च स्तरीय वायुमंडलीय संचरण का अर्थ होता है कि ये जो हवाएं चलती है ये ऊपर की तरफ, ये हवाएं कहाँ चल रही है? ये ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत चल रही है। और ये जो फास्टली जब हवाएं चलती है जो अपर एटमॉस्फेयर के अंतर्गत चलती है, जो जमीन से काफी अलग है, ये जियोस्ट्रॉफिक नहीं है, ये जमीन से काफी ऊपर है, तो ये काफी स्पीडली चलती है। जियोस्ट्रॉफिक जो होती है जैसे कि जियोस्ट्रेप पवन ये चलती है, अगर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही है तो यहाँ पर कोई माउंटेन आ गया तो माउंटेन इसको इफेक्ट करेगा, इसकी स्पीड को कम करेगा। लेकिन यहाँ पर बिना किसी बैरियर के काफी स्पीडली ये पवनें चलती है। इन पवनों को कहा जाता है जेट वेव्स या इसे जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। अब ये जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये अफेक्ट करती है इंडियन मानसून को। इंडियन मानसून को किस प्रकार के इफेक्ट करती हैं? तो ये यहाँ पर आपके तिब्बत का प्लेट्यूड, ठीक है। तो अपर एयर जब सर्कुलेशन चलता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, समय काफी जा रहा है यहाँ पर। ये अगर हम समझ लें, ये ऐसे अपर एयर हवा चलती है। अब ये हवाएं जो चलती है वो यहाँ पर तिब्बत का प्लेट्यू है, इस तिब्बत से प्लेट्यू के रूप में टकराकर एक इस तरफ डिवाइड हो जाएगी और एक इस तरफ डिवाइड हो जाएगी। ये आपका प्लेट्यू ऑफ तिब्बत का प्लेट्यू है, ठीक है। अब तिब्बत के जो प्लेट्यू है वहां से ये शाखाएं इस प्रकार से चलती है। तो जो हवाएं यानी लगभग धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती है। तो तिब्बत का जो प्लेट्यू है या हाईलैंड है वह
इन जेट वेव्स के रूप में या जेट स्ट्रीम के बीच में बैरियर का वर्क करता है। तो जेट स्ट्रीम जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो तिब्बत के प्लेट्यू के नॉर्थ में चलती है और एक तिब्बत के प्लेट्यू के साउथ में चलती है। और जो साउथ वाली जो शाखा है ये ये फैब में 20 डिग्री से 25 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है वहां पर ये उतरती है और भारत में सर्दियों के मौसम पर असर डालती है। तो ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो भी इफेक्ट डालती है। इसके अलावा यहाँ पर है आपका मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरियन सी में कई बार चक्रवात उत्पन्न होता है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है इन विंड्स को फॉलो करता हुआ सीधा कहाँ पर पहुंच जाता है, भारत में पहुंच जाता है। और बेसिकली जो राजस्थान के रीजन है वहां पर मावठ, जिसे सर्दियों के अंतर्गत होने वाली बारिश कहा जाता है, मावठ के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से ये भी आपको यहाँ पर सिचुएशन या इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है आपके जल एवं स्थल का स्वभाव यानी नेचर ऑफ वाटर एंड लैंड। अब इसका अर्थ ये हो गया कि जो भारत के दक्षिण के अंतर्गत जो इंडियन ओशन है या उत्तर के अंतर्गत हिमालय है, तो वायुदाब और टेम्परेचर यानी एयर प्रेशर और टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की हवाओं के ऊपर उठने या इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके जिस रीजन के अंतर्गत जलवायु है तो वहाँ पर वेजिटेशन का कवर कितना है, वहाँ पर मेघाच्छादन यानी कितने बादल छाए हैं, वहाँ पर क्या कोई ओशन करंट रहती है। तो ये जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट किस प्रकार की होगी। अब इसी क्लाइमेट के फैक्टर के आधार पर यहाँ पर कई ऋतुएं पाई जाती हैं। तो इन ऋतुओं को अगर देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से सर्दियाँ, गर्मियाँ, बारिश और शरद, ये 4 ऋतुएं आपको देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर डेट दे रखी है, इस हिसाब से ये पूरा का पूरा आपके विभिन्न मौसम चलते हैं। ये आपको थोड़ा सा सेल्फ कर लीजिएगा, काफ़ी आसानी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि किस समय कब बारिश होती है या किस प्रकार यहाँ पर सर्दियाँ रहती है। फिर हम बात करते हैं कि सर्दियों के अंदर मौसम क्या रहता है। तो सर्दियों के अंदर मौसम की बात करें तो 2 तरह की हवाएं से वर्षा होती है। एक तो आपके वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम है जिसे हम ईस्ट वेस्टर्ली जो विंड्स है उसके द्वारा, और एक है उत्तर पूर्वी पवनों द्वारा। अब ये जेट स्ट्रीम किस प्रकार से होता है, तो भूमध्य सागर से उठने वाला जो चक्रवात है वह पृथ्वी से 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली पछुआ पवनों से प्रभावित होता है। ये बेसिकली आपके जेट स्ट्रीम है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत का पठार इन हवाओं के मार्ग में बैरियर का वर्क करता है और इस बैरियर के कारण ये 2 भागों में बट जाती हैं। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहने लगती है और दूसरी जो है वह हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है भारत के अंदर बारिश लाता है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होगा, तो भारत के अंतर्गत जो बारिश होने वाली है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वहां पर आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बारिश के रूप में इसको देखने को मिलता है। राजस्थान के अंतर्गत भी इस प्रकार की बारिश का प्रभाव रहता है, जो रबी की जो क्रॉप है उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। और भारत में राजस्थान में इसको मावठ कहा जाता है। भारत में जितनी भी जो बारिश होती है उसका 5% इसी से रिसीव होता है। फिर दूसरा जो है वह है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो सर्दियों के ऋतु के अंतर्गत सूर्य जब दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन का अर्थ होता है सूर्य जो है वापस कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जा रहा है। अब सूर्य जहां जाएगा तो वहां पर आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यानी सूर्य का दक्षिणायन होने पर भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र, उच्च वायुदाब का कह दिया यानी सूर्य वापस दक्षिण की तरफ चल गया, यानी भारत तो है कर्क रेखा पर, तो वहां पर क्या बन गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती रहती हैं और इस प्रकार से ये उत्तर पूर्व से उत्तर बढ़ती है। तो इस प्रकार की उत्तर पूर्वी चलती हैं। इन उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होकर बहती है, जिससे इन हवाओं को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है, जिससे भारत के स्थलीय भागों में बारिश नहीं हो पाती है।
लेकिन अपवाद के रूप में ये किस प्रकार से बारिश करती है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से बारिश, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, और यहाँ पर मान लीजिए लो प्रेशर बन गया। तो यहाँ से ये हवाएं क्या करती है, ये मानसून का लौटने का समय रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी। अब ये मौसम हाई प्रेशर जो है, ये वो रीजन है जो कंटिनेंटल रीजन है, यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है, और ह्यूमिडिटी नहीं मिलने के कारण ये जितनी भी जो हवाएं चलेगी ये ड्राई विंड्स है। अब ड्राई विंड्स है तो बारिश नहीं करेगी, बारिश नहीं करेगी। तो अक्टूबर नवंबर के समय ये हवाएं इस प्रकार से वापस लौट जाती है, किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। तो इस समय बारिश पूरे पूरे भारत से गायब हो जाती है। तो ये वो रीजन होता है जो सर्दियों के समय रहता है। अब सर्दियों के समय क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेप्शंस बताया गया है कि ये जो विंड्स जो यहाँ से निकल रही है, तो इसमें से कुछ विंड यहाँ को पार करने के बाद यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से कुछ ह्यूमिडिटी को रिसीव करती है, और इस ह्यूमिडिटी को रिसीव करके ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है यहाँ पर, जिसे कोरोमंडल कहा जाता है, इस कोरोमंडल पर ये हवाएं बारिश करती है, और यहाँ पर आपको बारिश, यानी सर्दियों के समय यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो पोर्शन है वह बारिश प्राप्त करता है। तो उत्तरी पूर्वी, अब उत्तरी पूर्वी क्यों कहा जाता है, देखिएगा नॉर्थ, ये हवाएं कहाँ से चल रही है, ये चल रही है उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व यानी ये इधर से चल रही है। तो इधर से ये जो हवा चल रही है, इधर से हवा क्यों चल रही है कि यहाँ पर क्या बन गया है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर इस समय क्या है, तो ये उत्तर पूर्व से यानी नॉर्थ ईस्ट से हवाएं जो चलती है वो यहाँ पर सर्दियों में अपवाद के रूप में बारिश करती है। बाकी की पूरी पूरी पहाड़ियों से इससे बारिश, इन हवाओं से बारिश नहीं होती है। तो उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं जब बंगाल की खाड़ी से बहती है, तो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेती है, तथा वहां पर ये तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहां पर बारिश करती है। ये वहां पर आपको एक विशेष फिनोमिनन देखने को मिलता है। तो ये देखिएगा जेट स्ट्रीम किस प्रकार से है, तो तिब्बत के प्लेट्यू से ये दो भागों में डिवाइड हो गई। यहाँ पर एक शाखा, ये दूसरी शाखा, दो दक्षिणी शाखा है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो वेस्टर्न ये तिब्बत का पठार, और यहाँ पर दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। जो दक्षिणी शाखा है वो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में बारिश करती है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी क्षोभ मंडल में काफी तेज गति से चलने वाली हवाएं जो स्थायी होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, तो इसे सूखी शुष्क हवाओं से इसका संबंध है, जो 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में चलती हैं। इन्हें हम जेट स्ट्रीम विंड्स के नाम से जानते हैं। अब ये हवाएं क्या करती हैं, सर्दियों के समय वापस किस प्रकार से चलती हैं, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, और जिस तरफ जा रहा है वहां पर क्या है, लो प्रेशर है। तो ज्यादातर स्थलीय भागों में आने पर यहाँ पर देखिएगा, स्थलीय भागों में यहाँ पर बारिश नहीं करेगी, लेकिन ये जो हवाएं जो बे ऑफ बंगाल में से होते हुए गुजर रही है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से ह्यूमिडिटी को रिसीव किया, और ये जो रीजन है जिसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, ये आपकी ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है, या तमिलनाडु का वह भाग है जहां पर सर्दियों के अंदर बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर किस प्रकार से आपके सॉलिसाइड की जो स्थिति रहती है या इक्विनॉक्स की स्थिति क्या रहती है उसको बताया गया है। इस प्रकार से भारतीय मानसून जो है उसमें किस प्रकार की स्थिति बनती है। तो गर्मियों के समय देखिएगा यहाँ पर क्या बन गया, अब हवाएं की डायरेक्शन क्या बता रही है, भारत की तरफ जा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हवा यहाँ पर लो प्रेशर है, और यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही है। अब जैसे ही हवा चल रही है, हवाएं एक्चुअली ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर देखिएगा ये जो तीर लगे हुए हैं ये ट्रेड विंड्स है, ये व्यापारिक पवन है। अब व्यापारिक पवन है यहाँ पर 0, अब 0 डिग्री में ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पोर्शन जो है वो है साउथ हेमिस्फीयर का, और इसके बाद का ये जो भारत जिसमें आया हुआ है ये पूरा पूरा है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर का। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में फेरल का लॉ लागू होता है कि वहां पर जो हवाएं होती हैं वो क्या चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, और यहाँ पर जो हवाएं होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हवाएं जो चल रही है वो जब यहाँ पर इस 0 डिग्री को पार करती हैं, तो 0 डिग्री को पार करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद यही जो हवाएं होती हैं यहाँ पर भारत से टकराती हैं। यहाँ से टकराने के बाद यानी
इन दोनों शाखाओं में एक जो ब्रांच है वो इस दिशा में चली गई, एक जो ब्रांच है इस दिशा के अंदर चली गई, और इस प्रकार से ये मौसम बनाती है। अब देखिएगा, इसको हम मैप पर देखते हैं। अब 0 डिग्री है, 0 डिग्री कहाँ पर है हमारा, ये हमने कहा कि ये यहाँ से 0 डिग्री पास आउट होता है। अब जो विंड्स है जो यहाँ से निकलती है, जिसे कहा जाता है व्यापारिक पवनें। अब व्यापारिक पवनें जो है वो यहाँ से इस दिशा में चल रही है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, एंटी क्लॉक चलती है। यहाँ पर जैसे ही पार करेगी, इनकी जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये हवाएं इस तरफ, अब ये हवाएं, तीर का निशान किस तरफ है, भारत की तरफ। भारत की तरफ क्यों है, क्योंकि ये जो है वह लो प्रेशर, यहाँ पर अभी जून के महीने में लो प्रेशर, काफी तेज गर्मी है, तेज गर्मी से यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए ये हाई प्रेशर से हवाएं, ये हवाएं जो होती हैं ये दो शाखाओं में यहाँ पर डिवाइड हो गई, एक ब्रांच इस तरफ चली गई और एक ब्रांच इस तरफ चली गई। तो एक ब्रांच जो इस तरफ जाती है वो सबसे पहले यहाँ पर अंडमान निकोबार का रीजन, यहाँ पर कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि 1 जून को मानसून आता है, लेकिन 25 मई को भारत में मानसून प्रवेश कर लेता है, वो है अंडमान निकोबार। 25 मई की अप्रोक्सीमेटली है, जैसे कि अगर कल की तारीख देखें तो कल अंडमान, या आज कल के अंतर्गत अंडमान निकोबार से मानसून टकरा जाएगा। तो 21 से 25 मई का जो टाइम रहता है, तो अंडमान निकोबार मानसून रिसीव करेगा। 1 जून को केरला के तट पर, ये आपके केरला का तट है, और उस पर 1 जून को आएगा, और धीरे धीरे ये जो मानसून है आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मानसून को पूरे भारत के अंदर फैलाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम चलता है मौसम का, और इस प्रकार से ब्रांचेस। तो एक ब्रांच इस तरफ चली गई, जो इस तरफ जाती है इसे हम अरब सागर या अरब सागरीय मानसून, सॉरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं, और ये है अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो ये अरब सागर की जो शाखा है वो भारत के अंतर्गत जाकर वर्षा को करती है और भारत के अंतर्गत रेनफॉल को लाती है। थोड़ा सा बाकी रहा है, तो नेक्स्ट